अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और इस शॉर्ट स्टोरी की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है ज़मीनी खुदा। मुसन्निफ़ा हैं उम्मे अक्सा। आखिरी किस्त। महरमा और हयात शुमाली इलाका जात की सैर की तैयारी पकड़ रहे थे। पैकिंग और वीडियो साथ साथ चल रही थी। सारे सूट्स के स्टाइल एक जैसे ही हैं। बैग पैक करते महरमा ने मुंह बनाया। वो जो वेल ड्रेस वालों ने लेडीज़ जीन्स भेजी हैं वो रखो साथ। हयात ने मशवरा दिया। उनके साथ शर्ट्स कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हैं। शुमाली इलाकों में हर तरह का लिबास चलता है, हयात ने बेपरवाही से कहा। महमा ने सारी जीन्स और शर्ट्स रख लीं। हानिया तो पहले ही ऐसा लिबास सेब तन करती थी। वीडियोज़ की बदौलत महरमा को अच्छा मेकअप करना भी आ गया था। लंबे और घने बाल तो थे ही, कुछ इलाके का असर था और कुछ उनकी खूबसूरती का, और उस पर लिबास अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। दुपट्टा कसकर लेकर वीडियो बनाने से लेकर बगैर दुपट्टे शार्ट लिबास तक का सफ़र तय हुआ था। हयात ने 2 दिन का सफ़र बढ़ा लिया था और महरमा ने शॉपिंग के प्लान्स। हयात का अभी तक वही रवैया था, महरमा को एक पैसा तक ना देता था। महरमा को व्लॉगिंग कुछ खास पसंद भी ना थी, सिर्फ पैसे की खातिर करती और पैसा फिर भी ना मिलता। अभी भी हयात की अयाशियाँ देखती तो कुड़कर रह जाती। वो फ़कीर को भी 50 से कम का नोट नहीं देता था, चाहे 20 सामने आ खड़े होते। कोई भी किसी भी वक्त मांगता, हयात की जेब खुली होती। एक महरमा थी जिसे पाई पाई तरसा के दी जाती। हयात ने अपनी सभी फैमिली वालों के लिए गिफ्ट्स लिए थे। रात होटल के सफ़ेद बिस्तर पर लेटे उसने हयात से कुछ पैसों की फरमाइश की। तुम ये आखिर करने क्या है? मरियम और उसके बच्चों के लिए गिफ्ट लेने हैं, कुछ दोस्तों के लिए भी। मुझे लिस्ट बना दो, जो मुनासिब लगा ले आऊँगा, हयात ने बेजार लहजे में कहा। मुनासिब लगने वाली क्या बात है, हमने सबके लिए गिफ्ट्स लिए हैं ना। मेरा दिल चाहता है मैं उनके लिए भी लूँ। फजूल पैसे ज़ाया करने पे बहुत दिल चाहता है, हयात ने चिढ़ाया। मेरी कमाई में से दे दें पैसे जो सालों से हड़प करते आ रहे हैं। महरमा चिढ़ गई। मैं तुम्हारे पैसे पे लानत भेजता हूँ। जूता पाँव में उड़सते हयात उठ खड़ा हुआ। भेजिए और मुझे दे दीजिए, मुझ अपनी कमाई लानत के साथ भी मंजूर है। महरमा आज इस मामले को आर पार कर देना चाहती थी। जवाबन हयात बगैर कुछ कहे सारा गुस्सा दरवाजे पे निकालते बाहर निकल गया। मियाँ बीवी दुख सुख के साथ होते हैं, मगर मर्द को औरत हमेशा दुख में साथी लगती है। सुख में वो अकेला ही रहना चाहता है, हयात जैसा मर्द। अम्मा का बीपी अक्सर इतना हाई होता कि वो होशो खिरत से बेगाना हो जाती। ऐसे में उनाब ड्यूटी पे जाते बहुत टेंशन का शिकार हो जाती। महमूद और अजहर की बीवियाँ थीं तो, मगर मूड और मर्जी की पाबंद। महीने के शुरू के 2-4 दिन उनाब और अम्मा का बहुत ख्याल रखा जाता, फिर उनका अपना काम निकल जाता तो उन दोनों को पहचानने से भी इनकारी होते। अम्मा दोनों बेटों के आते ही उनाब की शादी का जिक्र छेड़ देती। दोनों ही देखते हैं, सोचते हैं, कहते रहते। उनाब स्कूल से घर आई तो सलीमा बाजी आई हुई थी। ये उनकी कोई रिश्तेदार खातून थी। उनाब ने फैमिली की शादी की तकारीब में उन्हें देख रखा था। मैं बहुत परेशान हूँ सलीमा, सब तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारे आगे दरख्वास्त कर रही हूँ। अम्मा का अंदाज मिन्नत भरा था। ऐसा ना करें खाला, मैं पूरी कोशिश करूँगी। सिर्फ कोशिश नहीं करनी सलीमा, तुमने ये काम लाजमन करना है। लगता तो है सुलेमान मान जाएंगे, मैं आज जाते ही उनसे बात करूँगी, सलीमा ने तसल्ली दी। सुलेमान मान जाएं तो जैन को भी मना लेंगे। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती सलीमा, तुम उससे बात करके रात से पहले ही मुझे फ़ोन करके बता दोगी। चलें खाला, मैं जाकर बात करती हूँ, फिर फ़ोन करके बताती हूँ। और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली ने ये काम करना है। उनाब आकिल बालिग है, स्कूल से ही ले जाना और निकाह पढ़वा के रख लेना। अम्मा की आंख से आंसू निकलकर झुर्रियों में गुम हुआ, हाथ जोड़ने की कसर बाकी थी। सलीमा को छोड़ने अम्मा दरवाजे तक गईं और यकीन दहानी करवाती रहीं। मुझे इतना हल्का मत करें अम्मा, उनाब रो देने को थी। हल्की तो तू आप है उनाब, मैं तुम्हारी कंड मजबूत करके इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। कोई सर पे साहिबान हो तुम्हारे। अम्मा उसके दोनों हाथ पकड़कर चूमने लगी। सलीमा का देवर है जैन, बस उम्र थोड़ी ज़्यादा है, 35-36 साल। बाकी सब मुनासिब है। अपने भाइयों को कानो कान खबर ना होने देना, स्कूल से जाकर अंगूठे लगवाना और घर बसा लेना। अम्मा अभी फ़ोन के इंतज़ार में ही थी कि ईशा के बाद अजल ने उचक लिया। नसीब को रोती उनाब तन्हा रह गई। हयात और महरमा की दुकानें किराए पर चढ़ गईं और अपार्टमेंट में अभी कुछ काम रहता था। एडवांस किराया उन्हें 2 लाख मिला था। महरमा ने हयात से कह दिया कि ये वो रखेगी। क्यों? हयात सुनते ही हत्थे से उखड़ा। ये मेरी मेहनत की कमाई है हयात, ये मुझे लेने के लिए किसी जवाज़ की ज़रूरत नहीं है। महरमा 2 टोक बोली। क्या हर वक्त मेहनत की कमाई लगाए रखती हो? बेगैरती के पैसे हैं ये तुम्हारे। हयात हत्थे से उखड़ा। कौन सी बेगैरती? सदमे और हैरत से महरमा की आवाज़ फट पड़ने को थी। यही जो वीडियोस में दिखाती हो, मेकअप, खुले बाल, रंग बिरंगे कपड़े, मैंने ये देख लिया है, औरत बेगैरत बने बगैर पैसा कमा ही नहीं सकती। हयात अपनी असलियत पर उतरा।
ठीक कहा, अगर मर्द माशी तौर पर निकम्मा होना तो औरत को बेगैरत बन के ही कमाना पड़ता है। औरत की गैरत तो मर्द होता है ना। मेहरमा ने भी आईना दिखाया। तुम्हारा चैनल बंद करना पड़ेगा, हयात ने हमेशा वाली धमकी दी। करवा दो, मैं भी अब कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेहरमा ने तहैया किया। बिल्कुल आसान है, याद करना और लिखना। मेरा स्कूल मजमून। आप स्कूल आते हो सबसे पहले किस पर नज़र पड़ती है? दाखिल होने से पहले उनाब शशम जमात का उर्दू का पीरियड ले रही थी। मैम गेट पर, तालबात ने यकजुबान कहा। गेट के ऊपर क्या लिखा होता है? स्कूल का नाम। तो मजमून का आगाज़ स्कूल के नाम से करना है फिर। मिस, आपसे कोई खातून मिलने आई हैं, मिस रिहाना ने दरवाज़ा बजाते हुए कहा। किसी बच्ची की माँ? नहीं, कोई रिश्तेदार है शायद। मिस, पीरियड मुकम्मल करके आती हूँ। मेरा पीरियड फ्री है, मैं ले लेती हूँ, आप मिल लें। मिस रिहाना अंदर आईं तो उनाब स्टाफ रूम में चल दी। सलीमा बाजी, आप कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तुम्हारी अम्मा से किया वादा निभाने आई हूँ। जैन को मैंने मना लिया है। भाई नहीं मानेंगे बाजी, भाइयों को मनाना छोड़, बताना ही नहीं है। हिम्मत करो उनाब, मैं सोचूंगी। वो वाजिद की घटियापन को अभी भूली ही कहाँ थी, ऊपर से अम्मा की जुदाई ने जहन मफलूज कर रखा था। सोचने का नहीं, अमल का वक्त है। जैन तुमसे मिलना चाहता है, एक बार मिल लो, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। सलीमा बाजी कहते हुए उठ खड़ी हुई। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, बस नंबर दे दो अपना, जैन किसी दिन स्कूल से तुम्हें पिक कर लेगा, आधे पौने घंटे बाद वापस छोड़ देगा। घर आना चाहो या किसी कैफ़े में चंद ज़रूरी बातें कर लेना। सलीमा बाजी उजलत में रुखसत हुई। 2-4 दिन वो खामोश इंतज़ार करती रही, फिर से व्लॉग्स बनाने और चैनल अपडेट करने लगी। हयात में इतना जिगरा था ही नहीं कि उसकी कमाई उसके हाथ में थमा देता। मेहरमा कभी चिढ़ती, गुस्सा करती और खामोश हो रहती कि चलो हानिया को अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है। गुस्से में हयात उसका चैनल बंद कर देता, अपनी पेमेंट अय्याशियों पे उड़ा देता तो ये ना नज़र आने वाला मगर सुझाई देने वाला तो उसे ड्राई रखता। चंद दिन बाद वो फिर से हिम्मत करती और अपनी पे मांग लेती। हयात ठंडा करके बिठा देता। वो तवाइफ़ों के बंदों पे हैरान हो जाती कि कैसे वो औरत की कमाई के लिए सब सह जाते हैं। उनकी कमाई अपने पास रखते, खर्च करते और हर काम की इजाज़त देते। उसकी हैरानी रफ़ा हुई थी। उसने हयात में झलक देख ली थी। काम वो अब भी कर रही थी, मगर एक कसक सी दिल में फिर भी रहती कि काश उसकी कमाई उसके हाथ में होती, उसकी तनख्वाह उसे मिलती। उसे कोई महल बना लेने का दावा नहीं था, मगर इतना हक तो रखती थी ना कि हाथों की मैल हाथों की मेहनत के ऊपर रखी जाती। हयात उसका ये मान रखता, काश मर्द के बोलों कबूल है के साथ मान और एतबार रखना भी निकाह नामे की शिक होते। स्टाफ रूम में गहमा गहमी का आलम था। आज 10वीं जमात की अलविदाई पार्टी थी। सभी तालबात रंगीन कपड़ों में परियां बनी हुई फिर रही थी। नाहम जमात को अलबत्ता सफ़ेद लिबास हमरा रंगीन दुपट्टे की इजाज़त थी। असातिज़ा की तैयारी भी देखने लायक थी। सब एक से बढ़कर एक नज़र आने की कोशिश में मसरूफ़ थे। बाल बच्चों वाली असातिज़ा घर से सिर्फ कपड़े पहन कर आई थी, मेकअप और ज्वेलरी यहाँ पहनी जा रही थी। स्टाफ रूम कम और मेकअप रूम ज़्यादा लग रहा था। उनाब स्याह लिबास में थी, जिसके ऊपर सुनहरा तिल्ले और गोटे का काम था, सुनहरे जूते और हाथों में चंद एक चूड़ियाँ, धुला धुलाया चेहरा और पोनी में मकीद बाल। स्टाफ रूम के कोने वाले सोफे पे बैठी बेजारी से सबका जायज़ा ले रही थी। मिस यमुना की नज़र सबसे पहले उस पर पड़ी थी। इशारे से पास बुलाया और बैग से 2 सुनहरे कंगन निकालकर दाहिने बाजू में डाले, बड़ी सी अंगूठी उंगली में डाली और बालियां कानों में। मिस प्लीज़, उनाब एहतजाज करती रह गई। दे नहीं रही, आज के दिन पहना रही हूँ, कल वापस कर देना। मिस इरम, ज़रा इनके चेहरे पे भी अपने फ़न का मुजाहरा कीजिए। मिस यमुना ने उसका रुख मिस इरम की तरफ किया। मिस इरम ने हल्के से पाउडर से पफिंग की। बस काफ़ी है, उनाब ने हाथ उठाए। अभी तो शुरू ही नहीं किया। मिस इरम उसके एहतजाज को किसी भी खातिर में ना लाई। आंखों पे सुनहरे और स्याह रंग से स्मोकी टच दिया। हल्का हल्का ब्लश ऑन उनाब के नाना करने पर भी लगा दिया। प्लीज़ किसी लाइट कलर की लगाइएगा। मिस इरम का हाथ लिपस्टिक मुंतखब करने लगा तो वो चिल्लाई। चलें, यह आपकी मान लेते हैं। उन्होंने लिपस्टिक रखकर गुलाबी लिप ग्लोस उठा लिया। 10वीं क्लास की मिस संदल को भेजना। सबा को बाहर जाते देखकर इरम ने कहा। पोनी निकालकर बाल ब्रश किए, तब तक संदल भी आ गई। ये दरमियान से मांग निकाल दी है बेटा। मिस की दोनों साइड से फ्रेंच ब्रेड बनाकर पीछे कैचर में लगाकर बाकी बाल खुले छोड़ देना। मिस इरम संदल को हदायत देते मेकअप करने लगी। सब टीचर्स बाहर चली गई थी। उनाब को बाहर जाते अजीब झिझक सी महसूस हो रही थी। वो कभी इतना तैयार ना हुई थी। आज उसको देखते हर किसी की हूटिंग लाजमी थी। हिम्मत करके दुपट्टा सेट किया जब उसका मोबाइल बजा। सलीमा बाजी की कॉल थी। जैन तुम्हारे स्कूल के गेट से बाहर खड़ा है, उसके साथ आधे घंटे के लिए चली जाओ। बगैर अहवाल पूछे कहकर सलीमा बाजी ने फ़ोन बंद कर दिया। या खुदा, वो दोनों हाथों में सर गिराती सोफे पर बैठी। तभी प्रिंसिपल वाशरूम से निकली। क्या हुआ मिस उनाब? कुछ नहीं, कहते कहते वो रुकी। छुट्टी भी तो लेनी थी। मैम, मुझे आधे घंटे के लिए कहीं जाना है। पलके गिराए वो दिक्कत से बोली। किसके साथ? प्रिंसिपल ने घड़ी देखते हुए पूछा। वो फियांसी के साथ। उनाब का हलक खुश्क हुआ।
सेटिंग की हुई थी, प्रिंसिपल ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, मगर लहजा बारौब था। नो मैम, मेरी कभी बात नहीं हुई, आज पहली बार। कोई ज़ैन आए हैं बाहर में, सुनाब को बुला रहे हैं। तभी पियन पैगाम लिए आया। आधे घंटे का मतलब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकीद करते वो बाहर निकली। उनाब ने दुपट्टा सर पर ओढ़ा, शाल शानों के गिर्द फैलाई, बैग कंधे पर डाले, सपाट चेहरे से बाहर निकली। मैंने 10 साल 3 मुख्तलिफ मुल्कों में गुजारे हैं। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू किया है। ज़ैन उसे एक कैफ़े में लाया था। रस्मन हाल अहवाल पूछने के बाद वो कह रहा था, आपने शादी क्यों नहीं की? मेरा मतलब अभी तक। माँ बाप थे नहीं, भाई भाभी को ख्याल नहीं आया। मैं ठहरा शरीफ इंसान। ज़ैन बताते हुए मुस्कुराया। ज़्यादा उम्र का लग रहा हूँ? तो थोड़ी पर हाथ टिकाए वो पूछ रहा था। बहुत ज़्यादा नहीं, उनाब एक नज़र चेहरे को देखकर बोली। हालांकि मैंने आने से पहले कोशिश की थी ज़्यादा उम्र का ना लगूं। उनाब नज़रें उठाती तो देख पाती उसके चेहरे पर शरारत बिखरी पड़ी थी। आपने इतनी जल्दी इतनी तैयारी कर ली, हैरत है। शरारत हनूस चेहरे पर डेरा जमाए हुए थी। मेरे स्कूल में पार्टी है आज, टीचर्स ने ज़बरदस्ती तैयार कर दिया। उनाब ने घबराकर सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। कंगन कलाई में एहतजाज करते रह गए। बहुत अच्छी ज़बरदस्ती की उन्होंने वैसे। संजीदा लहजे में लबों के कोनों ने बिल्कुल साथ ना दिया। ज़ैन उससे यूं बात कर रहा था जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। वाजिद वाला हादसा उनाब की ज़िंदगी में ना हुआ होता तो यकीनन वो उसकी ज़ात की अब तक असीर हो चुकी होती। तुम लड़कियों को कैद का काफ़ी शौक होता है वैसे। गेट पर उसे उतारने से पहले वो निचला लब दांतों तले दबाए कह रहा था। क्या मतलब? उनाब ने नासमझी से उसे देखा। हाथ चूड़ियों की कैद में, उंगलियां अंगूठी की, कान बुंदों की, बाल कैचर की, गला चेन की, एक पाँव बचता है उस पर भी पायल बांध लेती हो। पायल वाहिद ज्वेलरी थी जो वो घर से पहन कर आई थी। उनाब उसे हैरत से देखती उसके मुशाहिदे की मौतरफ हुई। कैद नहीं, हमें इनको अपने साथ रखना अच्छा लगता है। धीमे से कहती वो स्कूल गेट पार कर गई और ज़ैन के दिल में ठहर गई। हमसाये से बिरयानी की प्लेट आई थी। हयात ने स्टैंड पर कैमरा फिट किया। नाज़रीन, आज हमने बनाई है बिरयानी। आह क्या खुशबू है, वाह वाह, मेरी तो देखते ही भूख चमक उठी है। नाज़रीन देखिए ज़रा, शक्ल से ही कितनी मज़ेदार लग रही है। आज का दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है। बिरयानी मेरी फेवरेट डिश है। जिस दिन बिरयानी बनी हो, मेरा दिल और दिन दोनों बेहद खुशगवार होते हैं। ये मैं खाने लगा हूँ बिरयानी। चमचा भर के मुँह में डाला। कमाल यार, महरमा के हाथ में जादू है। लें, पीछे खड़ी महरमा मिन्नतों पर उतर आई है कि मेरे लिए भी 2 चमचे बचा दो। वीडियो का इख्तिताम हुआ, साथ में बिरयानी की प्लेट का भी। अब ऐसे कंटेंट बनाएंगे, महरमा बिगड़ी। वैसे भी चैनल के व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। हाँ, सोच रहा हूँ, बहुत कमा लिया। अब बस ये चैनल वगैरह बंद करते हैं, किराया आता रहेगा, गुजारा होता रहेगा। बंद कैसे करेंगे? किसी को सेल कर देंगे। और मेरा चैनल, वो भी अपना तो नहीं, मुझे सेल करना, क्योंकि हानिया भी मेरे साथ वीडियोस बनवाने लगी है। उसकी शादी पर उसको गिफ्ट कर देंगे। चलें ऐसा कर लेते हैं, किराया आपके पास आता रहेगा, मेरे चैनल की पेमेंट आप मुझे दे दिया करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता हानिया का जहेज़ बनाती हूँ। ये खुशफहमी मत पाला करो कि कभी तुम्हें पेमेंट दूंगा। हिसाब किताब मर्द का काम है और वही करता अच्छा भी लगता है। इसमें मर्द औरत वाली क्या बात है? जिसकी मेहनत उसका मुआवजा। महरमा ने नरम लहजे में कायल करना चाहा। आवारा औरतें रखती हैं अपने मुआवजे अपने पास। हयात भड़का। बड़ी खुशकिस्मत हैं फिर तो आवारा औरतें। महरमा ने आह भरी। और तुम ऐसी खुशकिस्मत कभी भी ना होगी। हयात के लहजे में फिर रौनियत उतरी। वक्त बड़ा कुछ कर दिखाता है। बहरहाल मेरे वक्त तक ये नहीं होगा। मेरी भी जिद है, जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे हाथ पैसा नहीं दूंगा। अटल लहजे में तज़हीक ही तज़हीक थी। मैं लेना चाहूँ तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। महरमा का अंदाज चैलेंजिंग था। तुम मर भी जाओ तो तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। वो इंसान ही था पर उस वक्त हवाओं पे काबिज था। उसका लहजा जाबर तख्त नशीनों सा था। मरने के बाद मुझे चाहिए भी नहीं। जिंदा इंसानों की ज़रूरियात होती हैं, मरे हुए की ख्वाहिश तो कफन भी नहीं होता। कहते वो उठ गई और ये टॉपिक आइंदा के लिए अपने अंदर दफन कर लिया। उनाब आज सारा दिन परेशान रही। महमूद भाई की ख्वाहिश थी कि वो ऊपर आकर उनके साथ रहने लगे। मज़हर भाई बज़िद थे कि नीचे रहे। पहले वो उनकी माशी ज़रूरियात पूरी करती थी। अम्मा के जाने के बाद घरेलू भी करने लगी थी, बल्कि ज़बरदस्ती करवाई जाती। घर में एक सर्द जंग छिड़ी थी। वो मासूम होते हुए भी मुजरिम थी। ब्रेक टाइम ज़ैन लेने आ गया। उनाब हाफ डे लेकर उसके साथ आ गई। इस बार वो उसे घर लेकर आया था। लंबाई के रुख 2 पोर्शन बने थे। गेट से अंदर दाखिल होते ही सलीमा बाजी का पोर्शन था और पीछे ज़ैन का। 2 बेडरूम और लाउंज फर्नीचर से आरास्ता थे। जब तक ज़ैन उसे पोर्शन दिखाता, सलीमा बाजी ने खाना तैयार कर लिया था। उनके बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। स्कूल से छुट्टी का वक्त हो गया, प्लीज़ मुझे छोड़ आइए। उनाब उठ खड़ी हुई। जुमेरात को तैयार रहना उनाब, ज़ैन तुम्हें स्कूल से ही पिक कर लेगा। जुमा और हफ्ता की तुम लीव ले लेना, आगे इतवार होगा। 3-4 दिन तक मामला ठंडा हो जाएगा तो पीर से स्कूल ज्वाइन कर लेना। ख्वाहिश थी कि निकाह से पहले तुम अपनी सब शॉपिंग मुकम्मल कर लो।
मगर फिर सोचा ये कहीं तुम्हारे लिए मुश्किल ना खड़ी हो जाए। बाद में इंशाल्लाह सब होता रहेगा। सलीमा बाजी ने पूरा प्रोग्राम तरतीब दे दिया। घर आकर सारा दिन वो परेशान ही रही कि वाजिद की तरह ये भी कहीं उसके साथ धोखा ही ना हो रहा हो, फिर तो कोई ठिकाना भी ना बचेगा। परेशानी से सारी रात नींद ही ना आई। अगले दिन उसने ज़ैन को कॉल की। शादी के लिए मेरी एक शर्त है। क्या? आप अपना घर मेरे नाम कर दें। ये बंदा काफ़ी नहीं है क्या? मुझे मकान भी चाहिए, क्योंकि इंसानों के बदलते क्या पता चलता है, वो साफ कोई से बोली। यानी आप इंसान पर ईंट गारे को फोकियत दे रही हैं। फोकियत की बात नहीं, लेकिन सच है कि मेरी शादी की एक वजह तहफ़्फ़ुज़ और ठिकाना भी है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। निकाह से चंद मिनट पहले घर उनाब के नाम हो चुका था। औरत हर सूरत में अजीम है, ख्वाह वो नौकरी करती हो, ख्वाह घर संभालती हो। अगर वो मेहनत करती है तो मेहनत का मुआवजा रखने और अपने मुताबिक खर्च करने का हक और इख्तियार भी रखती है। अगर वो अपनी कमाई अपने हाथों खर्च करना चाहे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। औरत घर घर हंसती होती है। अपना घर और बच्चे उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। मैं मान सकती ही नहीं कि इन दो जगहों के अलावा वो किसी को फोकियत दे सकती है। इनके अलावा किसी पर खर्च कर सकती है, किसी पर पैसा लुटा सकती है। ये तमाम नौकरी पेशा बीवियां, बहनें, माएँ, बेटियां अपनी कमाई पर पूरा पूरा हक रखती हैं। कोई शोहर, भाई, बाप, बेटा उन्हें इस हक से महरूम नहीं रख सकता, और अगर रखता भी है तो उन्हें भी पूरा पूरा हक हासिल है अपनी ज़िंदगी की बाबत फ़ैसले का। वो राज़िक एक ही है जो उन्हें रोज़ी कमाने का हक तफवीज़ करता है। वो मालिक और खुदा एक ही है जो ऊपर, सबसे ऊपर सबको देख रहा है। ज़मीन पर उसने कोई खुदा नहीं बनाया, ना किसी को किसी पर जुल्म का कोई हक दिया गया है। आप अपनी कमाई अपने शोहर, बाप, भाई को बखुशी देती हैं, ठीक है। आप अपनी कमाई उन्हें नहीं देना चाहती, अपने हाथों खर्च करना चाहती हैं, कीजिए। ये जुल्म आप पर हो रहा है, आप बर्दाश्त की शक्कत रखती हैं, आपको आपके सब्र के मुताबिक नवाजा जाएगा। आप ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहती, कोई फ़ैसला चाहती हैं तो हिम्मत कीजिए। तीसरे दिन महमूद भाई और मजहर को उनाब का पता भी मिल गया था। दोनों उसे धमकाने आए थे। काश वो भाइयों का मान लेकर आते। उनाब की उन्हें देखते ही आंखें छलक पड़ीं। बरादराना शफकत का कोई पहलू तो उनमें पहले भी नहीं छलकता था। वो कितनी ही देर उनाब को कायल करते रहे। वो कोर्ट में ज़ैन के खिलाफ केस करना चाह रहे थे, उस पर अगवा का मुकदमा चलाना चाहते थे। उनाब नफरत भरी चुप से उन्हें देखती रही। ज़ैन कभी उसे देखता, कभी उसके भाइयों को। मामला रफ़ा करने के लिए सुलेमान भाई को आना पड़ा। अगर कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़ना ही है तो एक मुकदमा उनाब की तरफ से होगा, हम सबकी सपोर्ट के साथ। क्या? मजहर भाई के लहजे में डर बोला था। घर में से उनाब के हिस्से का मुकदमा, सुलेमान बोले। घर का बंटवारा पहले ही हो चुका है, उसमें से उनाब को कोई हिस्सा नहीं है। महमूद भाई तेज़ी से बोले। हाँ, अगर तुम लोग केस ना करो तो। केस करोगे तो एक केस हम भी करेंगे, दूसरा उनाब को इसका हिस्सा भी दिलवाएंगे और हक भी। और आप लोगों को बता दूं, मैं आपकी अम्मा ही ये रिश्ता तय करके गई हैं। सलीमा बाजी भी बोली। देख लेंगे हम। दोनों भाई आगे पीछे बाहर निकले। ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा। सुलेमान भाई भी तेज़ी से बोले। सब उठ गए थे। वो एक ही पोजीशन में सोफे पे साकत बैठी थी। तभी एक भारी हाथ उसके दोनों हाथों के ऊपर आन रुका। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। ज़ैन तसल्ली दे रहा था। सगे भाई ऐसे होते हैं, खूनी रिश्ते ऐसे होते हैं। वो जानने के बावजूद शशदर थी। ऐसे ही होते हैं यार। अब मेरे भैया भाभी को देख लो, इतनी प्यारी लड़की होने के बावजूद अभी बुढ़ा करके मेरी शादी की है। ज़ैन ने लहजे में मासूमियत, मस्कीनियत और बेचारगी भर के कहा। ना चाहते भी उनाब मुस्कुरा दी। हानिया की शादी को चंद माह गुजरे थे। कल उसकी जर्मनी की फ़्लाइट थी। महरमा और हयात उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। शाम से ज़रा पहले ही वापस आ गए थे, मगर सारी रात सोने के बावजूद थकावट हनूज थी। कुछ बढ़ती उम्र का भी तकाजा था। हयात की अलबत्ता वही सरगर्मियाँ थी, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ अयाशियाँ। महरमा सारा दिन घर में बोर होती या देवरानी की तरफ चली जाती। 3 दिन का कहकर हयात का आगान गया था और आज 5वां दिन था। फिक्रे माश तो थी नहीं। दुकानों का अच्छा खासा किराया आ जाता, घर का सौदा सल्फ आ जाता और बाकी हयात यार बेलियों में उड़ा देता। अपना चैनल महरमा ने हानिया को दे दिया था। वो कभी कभार वीडियो डाल देती। महरमा को तो अब एक ही शौक़ था, हज की अदायगी का। लेकिन हयात इस तरफ आता ही ना था। 2-4 मुल्क वो घूम आया था दोस्तों के साथ, मगर उम्रा और हज वगैरह का उसे कोई शौक़ नहीं था। महरमा को था, मगर उसका असली मसला पैसा था। अगले दिन हयात आ तो गया था, मगर खासा थका थका सा पेन किलर लेकर सो गया। सुबह महरमा नाश्ता बनाकर लाई तो वो अपना दाहिना कंधा दबा रहा था। क्या हुआ, थकावट नहीं उतरी अभी? महरमा ने नाश्ता साइड टेबल पर रखा। नहीं, बस ये हिस्सा सुन हो रहा है। उसने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाई। कितनी बार तो देखा हुआ है हमने कागान, फिर पहुंच गए थे दोस्तों के साथ। जो मज़ा दोस्तों के साथ है वो किसी और के साथ कहाँ? हयात टांग दबाते हंसा। बेटी ब्याह ली मगर दोस्ताने नहीं गए। महरमा ने अफसोस से सर हिलाया। उसने सीधे होकर बैठते नाश्ता पकड़ा।
حیات ٹانگ دباتے ذرا سا نیچے جھکا اور گر گیا۔ مہرماں بوکھلائی ہوئی آگے بڑھی مگر وہ بے ہوش تھا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، حلق میں پانی ٹپکایا مگر وہ ہنوز بے ہوش تھا۔ حیدر! دیور کو بلاتے مہرماں کی آواز چیخ سے مشابہ تھی۔ ریسکیو ٹیم پہنچ چکی تھی۔ لاہور کے مہنگے اور بڑے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ حیات کی داہنی جانب فالج کا اٹیک ہوا تھا اور بے حد شدید ہوا تھا۔ زبان سمیت داہنا حصہ پورا مفلوج ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد ڈھیر ساری دواؤں اور دعاؤں کی درخواست کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عناب اور زین کا پہلا مہینہ تو اپنی شاپنگ میں گزرا تھا۔ دوسرا مہینہ انہوں نے گھریلو اشیاء اور ضروری خورد و نوش کی اشیاء کی شاپنگ کی تھی۔ تیسرے مہینے زین نے مہینے کے شروع میں عناب کے ہاتھ پہ کچھ رقم رکھی۔ کس لیے؟ تمہاری ضرورت کے لیے۔ عناب کا ہلکا سا دل دہلا۔ بینک فون کر کے اس نے اماؤنٹ پتہ کیا۔ 3 ماہ کی سیلری جوں کی توں اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ یہ صبح پیسے کیوں دیے تھے آپ نے؟ تمہاری ضرورت کے لیے بھائی۔ زین لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ لیکن میری تو سیلری آتی ہے نا۔ تو یہ کہ میں اپنی ضرورت وہاں سے پوری کر سکتی ہوں۔ نان و نفقہ میری ذمہ داری ہے جناب۔ واقعی؟ عناب شریر لہجے میں بولی۔ کوئی شک ہے کیا؟ 2-1 ماہ تو عناب نے خوب عیش کیے، من پسند شاپنگ، پارٹیز، اور ہاں اب تو سٹاف روم میں میرے ہسبینڈ نے ٹاپک چھڑتا تو وہ اٹھ کر باہر نہیں جاتی تھی بلکہ زور و شور سے حصہ لیتی تھی۔ ہفتے کی شام وہ اپنا چیک اپ کروانے گئی۔ ہسپتال کی سیڑھیاں اترتے اسے محمود بھائی نظر آئے جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے ان کے پاس سے گزری۔ بالکل پاس سے گزرتے محمود بھائی نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ عناب نے نم آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ہسپتال کے اندر جا رہے تھے۔ بس یہی تو چاہیے ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں سے۔ وہ کسی احساس کے زیر اثر کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی۔ عناب شام کی چائے لے کر ٹیرس پر آئی۔ زین موبائل ہاتھ میں گھماتے ٹہل رہا تھا۔ چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ عناب کے آنے کا اس نے نوٹس ہی نہ کیا۔ چمچہ کپ پر بجا کر عناب کو اسے متوجہ کرنا پڑا۔ چائے پیتے بھی وہ خاموش سا تھا، حالانکہ اس کی عادت تھی کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑتا رہتا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ رات بچوں کے ٹیسٹ چیک کرتے عناب گاہے بگاہے زین کو دیکھتی رہی۔ کچھ نہ کچھ پریشانی زین کو تھی ضرور۔ وہ ہونٹ کاٹتا، ناخن چباتا اٹھ کے ٹہلنے لگتا یا سر ہاتھوں میں گرائے لیپ ٹاپ پر مصروف نظر آتا۔ کھانا؟ عناب نے اس کی توجہ کو محسوس کرنا چاہا۔ بھوک نہیں ہے۔ عناب نے کاپز ایک طرف رکھی اور اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھی۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے؟ ارے نہیں کچھ بھی، ہو جائے گا۔ استاد ہیں ہم، کہہ کر دیکھو، آزما لو۔ عناب نے اس کا موڈ بہتر کرنا چاہا۔ یار مجھے پیمنٹ نہیں ملی اور صبح دوسری پارٹی کا مال بھیجنا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، اکاؤنٹ خالی پڑا ہے اور کہیں سے بندوبست بھی نہیں ہو رہا۔ کتنے چاہیے؟ چاہیے تو زیادہ ہیں لیکن ڈاؤن پیمنٹ میں کم سے کم کام آ جائے گا۔ عناب نے اپنی دراز سے چیک بک نکالی اور سائن کر کے چیک زین کو تھمایا۔ ارے نہیں، ادھار لے لیں، میں کر رہا ہوں کوشش، کہیں اور سے بندوبست ہو جائے گا۔ زین میں جو کما رہی ہوں اس گھر کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ کیوں میں آپ کو اس قابل نہیں لگی کہ آپ نے اپنا مسئلہ مجھ سے ڈسکس نہیں کیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا بیوی کی کمائی پہ نظر رکھنا۔ بات اچھے یا برے کی نہیں ہے، احساس کی ہے۔ آپ جب چاہیں جتنا چاہیں میری کمائی میں سے لے سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے میں جب چاہوں جتنا چاہوں آپ کی کمائی میں سے لے سکتی ہوں۔ عناب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چیک تھمایا۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی کمائی صرف اپنے لیے رکھیں۔ زین یقین کریں میری قبر میں کوئی الماری نہیں ہوگی، کوئی دراز نہیں ہوگا جہاں میں یہ پیسے رکھ سکوں۔ یہ دنیاوی سہولت ہے اور دنیا میں ہی رہ جانی ہے۔ تف ہے میرے ایسے پیسوں پر جو مشکل وقت میں آپ کے کام نہ آ سکیں۔ او یار پلیز اتنی خوفناک مثال تو مت دو۔ اب پلیز آ کر کھانا کھا لیں۔ آئیں باہر سے کچھ کھا کر آتے ہیں۔ زین نے چیزیں سمیٹیں۔ اس حلیے میں عناب نے اپنا سلوٹوں سے بھرا لباس دیکھا۔ خیر ہے، زین نے چابی اور موبائل جیب میں اٹھسا۔ حیات کا جسم اور زبان خاموش اور ساکت رہتی، ایک آنکھیں تھیں جو رواں رہتی، پتلیاں ادھر ادھر گھومتی اور پانی سے نہا لیتی، بازو اور ٹانگ کی وینز بالکل بے جان تھی۔ بہترین دواؤں سے جان آنے میں وقت لگنا تھا، بہت سے دن، مہینے یا چند سال۔ مہرماں کی زبان ہمہ وقت ہلتی رہتی اور اس کے لیے تندرستی مانگتی رہتی۔ مہرماں ہی اسے سنبھالتی۔ ایک لڑکا بھی رکھا ہوا تھا، ٹونے ٹوٹ کے مہرماں سب آزما رہی تھی۔ دن بھر حیات کی ٹانگ کی مالش کرتی رہتی، رات بھر بازو دباتی رہتی، تھک ہار کر حیات کی چارپائی کی پٹی سے سر لگائے سوئی رہتی۔ ذرا سی اونگ آتی، جھٹکا سا لگتا اور زبان پھر سے رواں ہو جاتی۔ کبھی مہرماں کو لگتا وہ کہنا چاہتا ہے، وہ دھیان اس کے چہرے پر لگا لیتی، آنکھوں میں بہت کوشش سے جنبش ہوتی اور تھک ہار کر پانیوں سے بھر رہتی۔ ہانیہ بھی ہر روز ویڈیو کال سے احوال پوچھ لیتی۔ وہی دوست جن کو حیات دن رات عیش کرواتا تھا، حال پوچھ کے نہ دیا۔ مہرماں نے چارپائی کے چاروں پایوں کے نیچے ٹائر لگوا لیے تھے، باہر نکالنے میں آسانی ہوتی۔ ابھی بھی وہ خود ہی دھکیل کر چارپائی صحن میں لے آئی تھی۔ شام ڈھلنے سے ذرا پہلے حیدر آیا تھا دکانوں کے کرائے لے کر۔ 17ویں اسکیل کے آفیسر کی تنخواہ جتنی رقم تھی،
بھلے وقتوں میں کیا گیا یہ بھلا فیصلہ اب ان کے کام آ رہا تھا۔ حیدر کچھ دیر بیٹھا حال احوال پوچھتا رہا، پھر نوٹوں کی گڈی مہرماں کو تھما گیا۔ مہرماں نے اپنے ہاتھوں سے نوٹوں کا وزن محسوس کیا۔ ہاتھ کی محنت کے اوپر ہاتھ کی میل تھی۔ آنکھ میں یاد نمی بن کر ٹھہری۔ تم مر بھی جاؤ تو تمہارا پیسہ تمہیں نہیں دوں گا۔ کئی سال پہلے حیات زمینی خدا بنا تھا۔ وہ زندہ تھا اور پیسہ مہرماں کے ہاتھ میں تھا۔ قارون کے خالی ہاتھ حیات کے منہ پر الٹے ہو کر پڑے تھے۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر رہیں۔ دونوں کو بیک وقت ایک سا لمحہ یاد آیا تھا۔ بے بسی تھی اور حد سے سوا تھی۔ اونچے بول اور سخت لہجے انسان کو زیب ہرگز نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا صبر حد سے سوا ہو تو یہیں، ورنہ آخرت میں تو لازم۔ مہرماں نے ان قیمتی کاغذوں کے بے مول نیلے پرنٹ پر نگاہیں جمائیں اور آنکھوں سے تحریر کرنے لگی۔ زمینی خدا سمجھتے ہیں یہ کاغذ کے ٹکڑے ان کی رعیت میں ہوتے ہوئے ہمارے لیے انمول ہیں۔ انمول یہ نہیں ان کے ساتھ دیا مان ہوتا ہے۔ مان یہ کہ ہاں تمہارے سامنے ان کی کیا اوقات۔ محبوب چیز کی محبوب انسان کے لیے قربانی ہی تو اس رشتے کو انمول کرتی ہے، مان بڑھاتی ہے۔ ساری زندگی وہ اس مایا کے لیے ترستی ہے، محنت کرتی ہے۔ ابھی پوری ایک گڈی اس کے سامنے تھی اور ان کی کچھ حیثیت، کچھ اہمیت نہ تھی۔ ان کو سنبھالنے والے ہاتھ بے جان اور ساکت پڑے تھے۔ حساب کرنے والا دماغ نااہل ہو چکا تھا۔ ان کے لیے ہذیان بولنے والی زبان بے بس تھی۔ دو آنسو مہرماں کی آنکھ سے نکلے اور نوٹوں کے اوپر ٹھہرے۔ ان میں تو آنسو جذب کرنے کی بھی صلاحیت نہ تھی۔ کیسے بے حس تھے یہ نوٹ جو احساس کرنے والوں تک کو تڑپا دیا کرتے تھے، ترسایا کرتے تھے۔ ذرا سا آگے ہو کر مہرماں نے حیات کا داہنا بے جان ہاتھ تھاما اور نوٹوں کی گڈی نگاہوں سے حیات پر سے وار کر اس کے بے جان ہاتھ میں تھما دی۔ حیات کی رواں آنکھوں کی روانی حد سے سوا ہوئی۔ مہرماں نے اس کا بایاں تھرکتا زندگی سے بھرپور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگی۔ زندگی نے کچھ خراج جو وصول کر کے نوازا بھی بہت تھا۔ زین جیسا شوہر، دو پیارے سے بچے، زندگی سے بھرپور۔ محمود اور مظہر بھائی کبھی کبھار کال کر لیتے۔ شروع میں تو وہ ڈرتی تھی، مگر زین سے ملے اعتماد کے باعث اب بے جھجک تھی۔ کچھ فیصلے وقتی طور سے غلط سہی، وقت آنے پر ٹھیک ثابت ہوتے ہیں، اور اپنے اوپر ظلم کے خلاف اٹھایا جانے والا فیصلہ اور قدم کبھی غلط نہیں ہوتا۔ عناب خوش تھی، بے حد خوش اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو یہ کہانی ختم ہوئی اور کہانی بے شک سے سبق آموز تھی اور بہت ہی حساس دل کے لیے تھی۔ خواتین کے جذبات اور ان کے جو دلی جذبات ہوتے ہیں، ان کے اندر جو حساسیت ہوتی ہے اس کو اجاگر کرتی ہوئی۔ پیسہ کچھ نہیں ہوتا، رشتے انمول ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ رشتوں کو سنبھال کر رکھے، پیسوں کو اتنی اہمیت نہ دے۔ یہ رشتے ہی ہوتے ہیں جو دکھ تکلیف میں کام آتے ہیں، سہارا بنتے ہیں۔ بعض اوقات پیسہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاتا، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتوں کی قدر کریں۔ اور خواتین تو بہت حساس ہوتی ہیں اور ان کے لیے رشتے جو ہیں وہ زیادہ مان رکھتے ہیں، زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، پیسے سے کہیں زیادہ۔ تو یہ ایک جو ہے سبق آموز کہانی تھی اور سب کے لیے ایک اچھا میسج تھا۔ امید ہے آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔